नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम। और ये सब्जेक्ट आपको पता है 6th डीन कमेटी में अब की बार ही लागू हुई है। इस सब्जेक्ट के सिलेबस एनालिसिस के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको सिलेबस एनालिसिस की वीडियो देखना है। इसके बाद में अब जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक फर्स्ट रहने वाला है। और उसमें अपन देखेंगे कि टॉपिक फर्स्ट में अपने सिलेबस में दिया हुआ है, जो नया सिलेबस है उसमें दिया हुआ है स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स। मतलब अपने को भारत में बताना है कि कृषि का क्या स्तर है, क्या उसकी स्थिति है। और इसके साथ में ही अपन बात करें जो अदर स्टेट है, अदर जो राज्य हैं उनमें क्या स्थिति है, इसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। बस एंड तक आपको बने रहना है। कंप्लीट ये जो फर्स्ट टॉपिक है ना, ये सारा क्लियर हो जाएगा। इसके साथ में एक और चीज बता देता हूं, आपका जो डाउट है इस सब्जेक्ट के प्रति वो भी मैं क्लियर करने वाला हूं। तो 1-2 मिनट में अपन इस सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं कि सर ये सब्जेक्ट है क्या। फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम मतलब फार्मिंग मतलब कृषि प्रणाली पर आधारित जो अपने लाइवहुड सिस्टम है, मतलब आजीविका जो प्राप्त होती है। आजीविका किससे प्राप्त होती है? लाइवहुड से प्राप्त होती है। सॉरी, फार्मिंग से अपने को क्या प्राप्त होती है? आजीविका प्राप्त होती है। और अपन बात करें ना, भारत में ये सबसे ज्यादा प्रचलित है कि जो अपनी जनसंख्या है ना ज्यादातर कृषि पर निर्भर है। किस पर है? कृषि पर निर्भर है। और उस स्थिति को ही अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और पूरा आज का जो टॉपिक है जनरल है, इसी पर डिपेंड है कि भारत में कृषि की क्या स्थिति है और जो अन्य राज्य हैं उनमें जो कृषि की स्थिति क्या है, इसके बारे में अपन इस क्लास में कंप्लीट पढ़ने वाले। फिर नेक्स्ट में लाइवहुड सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम, ये अपन टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे। पर आज का अपना जो टॉपिक है वो मैंने भी बता दिया था पिछली क्लास में भी कि फर्स्ट टॉपिक में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। देखिएगा अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो ही अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे किसके बारे में साथियों। टॉपिक का नाम आप लिख लीजिए, साथ के साथ में नोट डाउन कर लीजिए। टॉपिक फर्स्ट है स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। मतलब इंडिया में, भारत में क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है एग्रीकल्चर का, और बाकी के जो डिफरेंट अलग अलग जो स्टेट्स है उनमें क्या कंडीशन है, इसके बारे में अपन स्टडी करने वाले। इसके साथ में ही बात करें कि सर इस सब्जेक्ट का कोड क्या हो सकता है, तो अपन मान सकते हैं कि एग्रोनॉमी का एग्रोन 111 होता है, तो इस सब्जेक्ट का होना चाहिए एग्रोन 112 होना चाहिए। क्योंकि अपन बात करें फर्स्ट ईयर, इसके साथ में फर्स्ट सेमेस्टर में है, पर एग्रोनॉमी का सेकंड पार्ट है। क्योंकि पहला कौन सा है? फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है। सही, तो अब अपन चलते हैं, इसको आगे की ओर लेकर चलते हैं। साथियों बता देता हूं कि आगे जो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह है उन सभी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। टॉपिक फर्स्ट इसका भी स्टार्ट हो चुका है। सही है, और किसी साथी को नहीं पता है तो जाके विजिट कर सकता है। अब पहला टॉपिक अपना है कि अपने को क्या देखना है, अपने को स्थिति देखनी है किसकी? एग्रीकल्चर की स्थिति देखनी है। और सबसे पहले अपन किसकी देखेंगे? भारत में कृषि की स्थिति देखेंगे। बाकी के राज्य में तो बाद में सीखेंगे, पर पहले अपने को देखना है कि भारत में एग्रीकल्चर का या कृषि का क्या स्थिति है। अब अपन बात करें कि भारत की जो जनसंख्या है, भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। वो आजीविका का सोर्स क्या मानते हैं? कृषि को मानते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करें कि भारत में कुछ समस्याएं भी है, कुछ बाधाएं भी हैं। जैसे भारत में अपन मोस्टली देखें ना तो छोटे भूखंड होते हैं, मतलब किसानों के पास में अपन देखें ना तो उनके पास में कम एरिया होता है, क्षेत्र क्या होता है? कम होता है। किसका एरिया की बात करें? कृषि के क्षेत्र की बात करें तो कम एरिया होता है। इसके साथ में ही अपन बात करें आगे की ओर, सही, भारत को क्या माना जाता है? कृषि प्रधान देश भी माना जाता है। और जो कृषि है ना, कृषि उसको मानते हैं कि भारत की जो कृषि है ना वो रीढ़ की हड्डी है। कृषि क्या है? रीढ़ की हड्डी है। अब रीढ़ की हड्डी क्यों माने? अब इसको रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है कृषि को भारत की? अपन इसलिए इसको मानते हैं क्योंकि जो कृषि है, अब कृषि पर ही क्या होते हैं? ज्यादातर डिपेंड होते हैं। कौन डिपेंड होते हैं? भारत की जो जनसंख्या है ना ज्यादातर कृषि पर डिपेंड है। और जो भी साथी लाइव जुड़ रखे हैं ना, एक बार कमेंट कर दीजिए अपना जो भी क्वेश्चन है वो।
देखिए अब अपन बात करें कि रीढ़ की हड्डी क्यों मानते हैं। रीढ़ की हड्डी इसलिए मानते हैं क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है, ऐसे मान लो कि 100% जनसंख्या है, अब 100% में से 70% जनसंख्या किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है कि सर कृषि पर आधारित है। तो भाई साहब जो आजीविका और जो जनसंख्या किस पर डिपेंड है, ज्यादातर अपने कृषि पर डिपेंड है, तो अपन क्या मानेंगे, इसको भारत की रीढ़ की हड्डी मानेंगे, सही, कृषि को। अब यहां से क्या क्या क्लियर होता है, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। क्यों है, क्योंकि अपने जीडीपी में इसका कृषि का क्या होता है, बहुत ज्यादा योगदान होता है। इसके साथ में ही जहां कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की तरह है, मतलब बैकबोन है। जो कृषि क्षेत्र है ना, वो इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की क्या है, बैकबोन है। इसके साथ में यह न केवल लाखों किसानों की आजीविका का साधन है, बल्कि देश की जो फूड सिक्योरिटी है, यह भी सुनिश्चित करने और जीडीपी में अपना योगदान देता है। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अपना क्या देता है, जीडीपी में अपना योगदान देता है। और फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा, वो कैसे, आपको बताया कि भारत में जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। अब उस जनसंख्या को भोजन भी तो प्रोवाइड करवाना है, भोजन भी तो प्रोवाइड, मतलब वो किससे, वो अपन कृषि के द्वारा प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये फूड सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। एग्रीकल्चर क्या करता है, भारत में फूड सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। इसके साथ में जीडीपी में अपना योगदान देता है। इसके साथ में ही आगे की ओर चले तो भारत की कृषि में कई चैलेंजेस भी है, कई चुनौतियां भी है। क्या क्या है उनमें बात करें, मैंने कहा कि छोटे और खंडित क्या होते हैं, जोत होते हैं। कि सर इसको हमारे को समझाइए कि छोटे और खंडित जोत कैसे आएंगे। जैसे आपको पता है कि कोई भी किसान है, जैसे कोई रमेश नामक कोई किसान है। अब ये रमेश किसान क्या करेगा साथियों, इसके पास में 10 बीघे का खेत है। क्या है, 10 बीघा का खेत है। और ये 10 बीघा के खेत है, रमेश के 2 बेटे हैं, रमेश के 2 बेटे हैं, एक श्याम और एक क्या है, राम है। अब इसको क्या कर देंगे, 5-5 बीघा में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब भाई साहब 2 इसके हैं और 2 इसके हैं, ये किसमें 2.5 2.5 में डिवाइड कर लेंगे। फिर ये घर भी बनाएंगे, घर भी बनाएंगे खुद के रहने के लिए। तो भाई साहब इस प्रकार से जो कृषि के जो क्षेत्र है ना, जो जोत है, वो खंड है, वो क्या है, डिवाइडेशन है, फ्रेगमेंट में डिवाइड हुए हैं। इसके साथ में ही मानसून पर आधारित है। जो भारत की कृषि में एक समस्या एक और देखी जाती है कि पूरी, ऐसे नहीं है कि भारत में कोई जल की अधिकता है और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जल है, ये मानसून पर आधारित होती है ज्यादातर खेती। इसके साथ में ही बात करें तो जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं और बाजार की अस्थिरता, ये मुख्यतः इसमें क्या है, समस्या है। तो फर्स्ट पैराग्राफ से आपको क्या कंडीशन, क्या स्टेटस ध्यान रखना है भारत का, भारत की खेती का स्टेटस ध्यान में रखना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और बात करें कि ये क्या करती है, ये जो कृषि है भारत में जीडीपी में अपना योगदान देती है, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है, फूड सिक्योरिटी में अपना योगदान देती है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो ये क्या करती है, जो अपने कृषि है ना, इसको बैकबोन भी माना जाता है, बैकबोन रीढ़ की हड्डी माना जाता है, किसकी, भारत की माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है, सही है, इसलिए इसको बैकबोन ऑफ इंडिया माना जाता है। अब इसके साथ में ही अपन आगे की ओर बात करें तो कुछ चैलेंजेस, मतलब कुछ चुनौतियां भी है, क्योंकि छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, खेत पाए जाते हैं। इसके साथ में ही बात करें मानसून पर आधारित है, ये मुख्यतः क्या है, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं। तो ये कंडीशन अपन ने नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा कि इस प्रकार से अपने को कंडीशन देखनी है, भारत की क्या स्थिति है, सही। तो ये पहला पैराग्राफ समझ में आ गया। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन बनेगा कि भारत में कृषि का क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। इसके साथ में ही अपन बात करें भारत में कृषि का क्या स्थिति है, इसके साथ में ही जो अदर स्टेट्स है उनमें कृषि की स्थिति बताइए, ये आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन देखें तो नेक्स्ट है हाल के वर्षों में, मतलब रिसेंटली जो ईयर्स है उनमें अपने को डाटा देखने हैं, स्टैटिक्स देखने, इसके साथ में जानकारी, मतलब डाटा, स्टैटिक्स और करेक्ट इंफॉर्मेशन। मतलब इंडिया में जो कृषि है, इंडिया में जो कृषि है, अब कृषि में ऐसे ही नहीं है कि कोई फसल उत्पादन है, वहां पर हॉर्टिकल्चर, फल वगैरह का भी उत्पादन होता है, इसके साथ में दुग्ध का भी उत्पादन होता है। तो अपन उनके डाटा आज की देखेंगे कि हाल ही में क्या स्थिति है,
मतलब रिसेंटली में कृषि में कितना क्या प्रोडक्शन हो रहा है इसकी स्थिति देखनी है, मतलब स्टेटस देखना है भाई साहब। स्टेटस देखना है तो रिसेंटली में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो भी देखना है। तो वो अपन देखते हैं सबसे पहले कि कृषि का जीडीपी में कितना योगदान है। अभी अपन देखेंगे, अभी की अगर हाल ही की अपने को स्थिति देखनी है तो कृषि में जीडीपी का योगदान देखेंगे। 2020-21 को देखिए तो कृषि और जो संबंधित एलाइड सेक्टर है, एलाइड सेक्टर की बात करें, पशुपालन, फॉरेस्ट्री हुआ, इसके साथ में ही मत्स्य पालन हुआ, तो इनका जो योगदान है वो जीडीपी में कितना है, 17.8 है। कितना है, 17.8 है। तो आपको मानना है, आपको लिखना है कृषि में जो जीडीपी का योगदान, कृषि का जीडीपी में जो योगदान है वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर है, इनका कितना है, इनका है 17.8 आ जाएगा। हालांकि यह योगदान पिछले कुछ दशकों से धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर भी कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब अपन मान सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये रेशियो कम हो रहा है, पर फिर भी अपन 17.8% योगदान माने जीडीपी में कृषि का, तो ये कम नहीं है, ये कम नहीं है। तो ये अपने आ जाएगा। इसके बाद में है रोजगार कितना मिल रहा है। 2020-21 में कृषि में भारत के कुल कार्यबल का कितना, लगभग 42.5%, 42.5% जो हिस्सा है वो क्या है, एम्प्लॉयड है, किसमें, कृषि क्षेत्र में। तो ये अपने रोजगार की स्थिति हो गई, ये अपने किसकी हो गई, जीडीपी में योगदान हो गया। ये आ गया कि 42.5% क्या है साथियों, हिस्सा है, किसमें है साथियों, ये अपने जीडीपी में है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट में है। मतलब इतना रोजगार मिल रहा है, जो जनसंख्या है ना उसका इतना क्या मिल रहा है, रोजगार किसके द्वारा मिल रहा है, कृषि के द्वारा मिल रहा है। इसके बाद में है, यह लाखों लोगों और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। मतलब ऐसे नहीं कि द्वितीयक स्रोत है, प्राथमिक तो कुछ और है और ये द्वितीयक है, कि ऐसे मान ले कि अपन कि पहला स्रोत तो कोई और है, पहला तो कोई बिजनेस चल रहा है, दूसरा कोई खेती हो रही है, तो ऐसा नहीं है। प्राथमिक स्रोत ही क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों का कृषि है। सही। इसके बाद में है खाद्यान्न उत्पादन या फूड ग्रेन प्रोडक्शन, क्या आ जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन आ जाएगा या फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। मतलब ऐसे नहीं है कि खुद के भोजन के लिए और जो जनसंख्या है उसके खाद्य के लिए ही निर्यात पर आधारित है या दूसरे देश पर आधारित है, किसी पर डिपेंड नहीं है भाई साहब, खुद पर क्या है, निर्भर है। इसके बाद में जैसे बात करें कि खाद्यान्न में कौन कौन सी फसलें मुख्यतः हैं इंडिया में ग्रो होती है, चावल, गेहूं और इसके साथ में पल्सेस, और इसके साथ में ही बात करें कि इनके उत्पादन में जो है दुनिया में अग्रणी देशों में से एक है। मतलब आगे जो टॉप 5 में है ना उनमें से एक देश है, कौन, अपना भारत देश। अपना भारत देश खाद्यान्न उत्पादन में क्या है, आत्मनिर्भर है और टॉप 5 कंट्री में आता है ये, किनके, सीरियल्स के प्रोडक्शन में। इसके बाद में बात करें 2022-23 के जो बात करें डाटा की, तो खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 330.5 मिलियन टन तक पहुंच गया था। तो कितना है, 330.5 मिलियन टन क्या, खाद्यान्न उत्पादन। अब इसके बाद में बात करते हैं कि एग्रोनॉमिक में अपन ने पल्सेस की बात कर ली, मतलब खाद्यान्न की बात कर ली। अब बात आती है भाई साहब किसकी, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की आती है, मतलब फल सब्जियों की आती है। तो भारत फलों और सब्जियों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, प्रोड्यूसर है। मतलब अपन बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं सर, फल और सब्जी की बात करते हैं, फल और सब्जी की बात करते हैं। तो फल और सब्जी का उत्पादन करने में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, प्रोड्यूसर है, उत्पादक देश है। ये आपको याद करना है हॉर्टिकल्चर में। इसके बाद में आता है नेक्स्ट 2021-22 में अपन 342.3 मिलियन टन क्या आ जाएगा, उत्पादन आ जाएगा। इसके बाद में आता है मिल्क प्रोडक्शन, क्या आता है, मिल्क प्रोडक्शन आता है, दुग्ध का उत्पादन आता है। तो बात करें दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर क्या है, कंट्री है जिसका वैश्विक दूध उत्पादन 24% से भी क्या है, अधिक हिस्सा है।
मतलब अपन बात करें ना, पूरे विश्व में जितना दुग्ध का प्रोडक्शन होता है ना भाई साहब, उसका 24% तो अपने इंडिया में हो जाता है। कितना? 24%। और सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर मिल्क का कौन सा देश है? अपना भारत देश है। इसके बाद में बात करें 2021-22 में भारत का दुग्ध उत्पादन कितना है? 221.0.6 आ जाएगा, मिलियन टन आ जाएगा। तो ये दुग्ध उत्पादन है 2021-22 के अकॉर्डिंग। इसके बाद में है सरकारी पहल, मतलब अपन बात करें ना कि कृषि क्षेत्र में जो सरकार की क्या पहल है, मतलब स्थिति देख रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, तो स्टेटस में अपन बात करेंगे कि सरकार के द्वारा क्या क्या पहल चलाई जा रही है कृषि सेक्टर में। तो सबसे पहले आती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कौन सी आती है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आ जाएगी। इसके बाद में बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ जाएगी। इसके बाद में ई नाम योजना आ जाएगी। इसके साथ में बात करें कृषि बुनियादी जो ढांचा कोष है, ये क्या है? नई पहल चलाई गई है किसमें? कृषि क्षेत्र में। तो यह भी आपको लिख कर आना है कि कृषि क्षेत्र में सरकार के द्वारा ये कदम उठाए गए, ये पहल चलाई गई है। इसके बाद में आती है कृषि में तकनीकी प्रगतियां, मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। मतलब अपन बात करेंगे कि जो अपने कृषि है, एग्रीकल्चर है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या उसमें विकास हुआ है, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आती है प्रिसिशन एग्रीकल्चर। क्या आती है? प्रिसिशन एग्रीकल्चर आती है। ध्यान से समझ लेना इसमें क्या होता है। इसमें एक तो अपन कॉस्ट को कम करते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं। इसके साथ में ही जो तकनीक है, जो तकनीक है, उन तकनीकों का क्या करते हैं? उपयोग बढ़ाते हैं। इसके साथ में ही बात करें, एग्जाम्पल से समझाना चाहूं, ये कोई खेत है, ये कोई खेत है, जैसे कोई घनश्याम नामक स्टूडेंट है, उसका ये खेत है। अब भाई साहब यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है, यहाँ पर फास्फोरस की कमी है, यहाँ पर जल की कमी है, यहाँ पर जल की कमी है। तो भाई साहब जहां पर जिस तत्व की जिसकी रिक्वायरमेंट हो रही है ना, उसी को दीजिए। अब एक तो किसान आता है, जैसे एक तो रमेश है जो कि पूरे खेत में क्या दे देता है? पूरे खेत में नाइट्रोजन दे देता है, नाइट्रोजन की एक जगह पर भी कमी दिखेगी। और एक घनश्याम है जो कि प्रिसिशन एग्रीकल्चर के तहत कर रही है, मतलब जहां पर जो रिक्वायरमेंट है ना वहीं पर दे रहा है। तो भाई साहब इससे कॉस्ट कम होगी कि नहीं होगी? एक तो पूरे खेत में 500 बीघा में दोगे, एक बीघा में ही कमी है। तो भाई साहब इस प्रकार से क्या होती है? ये प्रिसिशन एग्रीकल्चर होती है। सही, ये सब्जेक्ट आपके थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में चल रही है पूरी डिटेल से। इसके बाद में अपन बात करें कि प्रिसिशन फार्मिंग आ जाएगी। इसमें सेंसर्स का अपन प्रयोग करते हैं। इसके साथ में सेंसर्स का कैसे, कि अपन कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है? वो सेंसर काम में लेते हैं, जीपीएस काम में लेते हैं, जीआईएस काम में लेते हैं। इसके साथ में ही ड्रोन जैसी तकनीकों का क्या करते हैं? उपयोग करके फसल की निगरानी रखते हैं कि फसल के कौन से एरिया में क्या कमी है, क्या नहीं है। इसके साथ में ही उर्वरकों के उपयोग, मतलब कहां पर कौन सा पोषक तत्व कम है, कहां पर देना है, ये भी किसके द्वारा पता करते हैं? ये भी अपन इन सेंसर के द्वारा, जीआईएस जीपीएस के द्वारा करते हैं, और इस प्रकार से उपज में सुधार करते हैं। तो इस तकनीक को, इस प्रकार की खेती को किस नाम से जाना जाता है? प्रिसिशन एग्रीकल्चर या सटीक खेती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट तकनीक आ जाएगी संरक्षित खेती। क्या आ जाएगी? संरक्षित खेती आ जाएगी, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। भाई साहब आपने देखा होगा, आपने देखा होगा ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस देखा है? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब होता है कि आप जो कर रहे हो, आप जो खेती कर रहे हो ना, वो एक ऐसे मान लो कि एक कंट्रोल्ड, नियंत्रित जो जलवायु कंडीशन है ना, उसमें कर रहे हो। आपके जो एक ग्रीन हाउस है, एक ग्रीन हाउस है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ ग्रीन हाउस किस प्रकार से होता है। बहुत सारे जानते नहीं होंगे कि सर ग्रीन हाउस क्या आ गया, कि सर ग्रीन हाउस क्या आ गया। बिल्कुल बेटा, अपन समझाते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस क्या होता है। देखो, अब देख लो, ये अपने क्या है? ग्रीन हाउस है। ये अपने क्या है? इससे ही मैं आपको समझा देता हूं। देखना, इससे समझ लो।
अब देखो, इस प्रकार का एक क्या बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है, और इस ढांचे में ये चारों तरफ से क्या है, पेक है, और इसमें क्या हो रही है, ये खेती हो रही है, इसमें ये क्या हो रही है, खेती हो रही है। तो इस प्रकार की खेती को किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार की खेती को जाना जाता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, मतलब एक नियंत्रित जलवायु में हो रही है। किस में हो रही है, नियंत्रित जलवायु में हो रही है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं साथियों, इसलिए इसको जाना जाता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के नाम से। देखो, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस, ऐसी संरचनाओं का प्रयोग करके फसलों को प्रतिकूल मौसम से, मतलब बाहर प्रतिकूल जो मौसम है, तेज ज्यादा टेम्परेचर है, इसके साथ में ही वर्षा हो रही है, उन चीजों से अपन क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं, मतलब कंट्रोल्ड जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें अपन ग्रो कर रहे हैं, किसको, फसल को पेस्ट वगैरह से बचा लेते हैं। तो इसको बोलते हैं साथियों प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं। ये अपने क्या है, हाल ही में अपन क्या कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं, मतलब नई नई प्रगतिशील तकनीकें हैं। इसके बाद में आती है अपने कृषि निर्यात। क्या आती है, कृषि निर्यात के बारे में देखते हैं कि कृषि में निर्यात क्या हो रहा है, निर्यात की क्या स्थिति है। तो देखते हैं, भारत में चावल, मसाले, चाय, कॉफी, कपास आदि कृषि उत्पाद क्या होते हैं, एक प्रमुख निर्यातक है। सही। और इसके साथ में ही 2022-23 में कृषि और संबंधित उत्पादों का जो निर्यात है 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब बात करें ना 2022-23 में जो कृषि और संबंधित उत्पादों का जो निर्यात है वो कितना है, 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके साथ में ही बात करें भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति, अब अपन देखेंगे कि भारतीय कृषि की वर्तमान प्रेजेंट टाइम में क्या कंडीशन है। तो देखो, हरित क्रांति के बाद में विकास की बात करेंगे, मतलब अपन बात करें वर्तमान कब है, हरित क्रांति कब आई थी, 1966-67 में, उसके बाद में जो स्थिति है ना उसके बारे में अपन देखते हैं। भारत ने 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। मतलब अपन बात करें ना कि जो अपने हरित क्रांति कब आई थी, 1960 के दशक में, 1966-67 में आई, उसके बाद में काफी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किसमें वृद्धि हुई है, प्रोडक्शन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने आता है चुनौतियां, मतलब क्या क्या चैलेंजेस है, मतलब अपने भारत की एग्रीकल्चर में अपन प्रेजेंट टाइम में देखें तो क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है, क्या क्या बाधाएं आ रही है, क्या क्या चुनौतियां आ रही है। सबसे पहले आती है छोटे और खंडित क्या है, जोत है, वो क्यों हुई है ये भी मैंने बता दिया। इसके बाद में है सिंचाई की सुविधाओं की अपर्याप्तता, क्योंकि जल की क्या है, कमी है भारत में देखें तो, और इससे सिंचाई प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो ये समस्या है। मानसून पर निर्भरता, अब भाई साहब मानसून में कभी तो बरसात आ जाए और कभी नहीं आए, तो ये क्या आती है, डिपेंडेंस ऑन मानसून। इसके बाद में आता है जलवायु परिवर्तन का क्या आ जाएगा, प्रभाव आ जाएगा। इसके बाद में जलवायु का धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद में बाजार की अस्थिरता, और इसके साथ में ही किसानों की कम आय। तो ये क्या है साथियों, ये मुख्यतः बाधाएं हैं, ये मुख्यतः क्या है, चुनौतियां हैं। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर है। आगे अपने आता है जैव प्रौद्योगिकी। प्रेजेंट टाइम की स्थिति की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी, आनुवांशिक रूप से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है, जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों के विकास के माध्यम से कृषि उत्पादकता और स्थिरता में सुधार हुआ है। भाई साहब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जैसे अपन बीटी कॉटन की बात करें, बीटी कॉटन किसी कीट के प्रति क्या है, गुलाबी सड़न कीट के प्रति क्या है, ये पिंक बॉलवर्म के प्रति क्या है, रेसिस्टेंट है। तो रेसिस्टेंस है, मतलब अपन क्या समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि ये रेसिस्टेंट वेराइटी है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप की गई है। इसके बाद में आता है कृषि में डिजिटलीकरण, मतलब डिजिटलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहले बात करें किसानों को वास्तविक समय की जानकारी, मतलब अभी आपने देखा जैसे किसी भी स्टेट में बात करें तो जो स्टेट है वो जलवायु की जो स्थिति है ना उसका मैसेज डाल देता है, जैसे आज भारी तूफान आने वाला है, आज भारी वर्षा होने वाली है। ये कौन बता देता है, पहले ही क्या बता देता है, पहले ही जो मौसम के अंदर है, मौसम विज्ञान के अंदर है, वो बता देता है कि ये स्थिति होने वाली है। मतलब ये क्या है, आधुनिकीकरण है। क्या है, आधुनिकीकरण है। और बहुत सारे ऐसे हैं
कि जैसे कोई भी अपन माने कोई भी एक प्लांट है उसमें आपको रोग दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा है, तो उसको फोटो खींच लो और गूगल बता देगा। ऐसे बहुत सारे ऐप है वो बता देंगे कि इसमें ये बीमारी है। सही, मतलब आधुनिकीकरण हो रहा है। इसके बाद में है कि भारतीय कृषि के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं और भविष्य में क्या संभावनाएं है। तो सबसे पहले चुनौतियों के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ने ओनली पॉइंट्स पॉइंट्स पढ़े और उनके बारे में समझा, वही चीजें इसमें है। जलवायु परिवर्तन आ जाएगा, जल की कमी आ जाएगा, और इसके साथ में ही सॉइल डिग्रेडेशन आ जाएगा या निम्नीकरण। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब आपको समझना है सॉइल इरोजन, मृदा का क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है, मृदा का कटाव हो रहा है, वो आ जाएगा सॉइल डिग्रेडेशन में आ जाएगा। और लवणीकरण की जैसी समस्याएं हैं वो किस में आती है, सॉइल डिग्रेडेशन में। बाजार की अस्थिरता, मतलब अपन बात करें कृषि जिन्सों में, या अपन बात करें कृषि जिन्स वो पहनने वाली जिन्स नहीं है, यहाँ पर कमोडिटीज की बात हो रही है। उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, मतलब कृषि की जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है ना, उनकी जो उनकी प्राइस है उनमें क्या आता है, उतार चढ़ाव आता है। बाजार की क्या होती है, अस्थिरता होती है। ऐसा नहीं कि अब की बार गंवार का भाव 7,000 तो 7,000 है तो अगली बार भी 7,000 होगा, ऐसा नहीं पाया जाता है। सही, तो एक ऐसा मान लो कि जुआ है, कृषि भी क्या है, जुआ है, क्योंकि अपन बात करें मानसून पर आधारित है। इसके बाद में भाव की स्थिरता नहीं रहती है, तो ये क्या है, बाजार की अस्थिरता। इसके बाद में किसानों की कर्जदारी, अपन बात करें न, इंडिया में जो किसान है उन पर कर्ज है। कर्ज क्यों है, क्योंकि अच्छा भाव नहीं मिल पाता है, तो कर्जदारी आ जाती है। भविष्य में क्या संभावनाएं हैं इसके बारे में देखते हैं कि जो भारतीय कृषि है इसकी भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती है। तो इसमें आती है कि टिकाऊ कृषि पद्धतियां, मतलब अपन बात करें ना भाई साहब, अब आप जो है कि हरित क्रांति के बाद में 1960 के दशक के बाद में आप क्या कर रहे हो, आप केमिकल तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, रसायनों का यूज भी कर रहे हो भाई साहब। किसका यूज कर रहे हो, रसायनों का यूज भी कर रहे हो। पर ऐसे ही करते जाओगे न तो ये मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, या पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो आपको अभी से क्या रखना है, भूमि क्या हो जाएगी, भूमि बंजर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर लगातार लंबे समय तक खेती करनी है ना, तो अभी से किस पर ध्यान दो, मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान दो। जैसे नहीं होता है क्या, कोई भी इंसान होता है, इंसान के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी डेथ हो जाती है, वैसे ही इस मृदा की भी डेथ हो जाती है, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसके स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और अपने को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर ध्यान देना है, अभी मान लो या फ्यूचर में मान लो। सही, अब ये करना है अपने को। इसके बाद में प्रौद्योगिकी का क्या आ जाएगा, एकीकरण आ जाएगा, मतलब प्रौद्योगिकी को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकता में सुधार, लागत की कमी, और इसके साथ में ही किसानों की आय में क्या हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है। मूल्य संवर्धन और विपणन, मतलब वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है टमाटर है, टमाटर का सॉस बना दो, वैल्यू एडिशन कर दो। इसके साथ में ये बात करें अपन कि नेक्स्ट है विपणन, मार्केटिंग। अगर किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी होती है ना, तो भाई साहब उसका भाव क्या मिल पाता है, अच्छा मिल पाता है। तो भविष्य में ये चीज एक अच्छी होने वाली है। इसके बाद में किसानों का सशक्तिकरण होगा, एम्पावरमेंट होगा, मतलब किसानों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करके उनको सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है फ्यूचर में। अब इसके बाद में आता है सरकारी नीतियां और सुधार, मतलब ऐसे किसान के कल्याण में क्या नई नई टेक्नोलॉजीज, अपने को नई नई जो अपने योजनाएं हैं वो लानी पड़ेगी और किसानों की आय को वृद्धि करना पड़ेगा। इसके बाद में अपने आता है भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि की स्थिति। अपना क्या कंप्लीट हो चुका है, अपना कंप्लीट हो चुका है भारत में जो कृषि की स्थिति है वो कंप्लीट हो चुकी है। कि सर एक बार दोबारा से एक बार समझा दिया जाए, ऊपर ऊपर से रिवाइज करवा दिया जाए। भाई साहब सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि भारत में कृषि की क्या स्थिति है, रीढ़ की हड्डी है, कृषि प्रधान देश है, क्या क्या चुनौतियां आ रही है, ये अपन ने पढ़ा। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है साथियों, नेक्स्ट कि हाल ही के वर्ष में क्या क्या आंकड़ा है। सबसे पहले जीडीपी में क्या योगदान है, रोजगार में क्या योगदान है कृषि का, इसके साथ में खाद्यान्न उत्पादन कितना हो रहा है कृषि में, बागवानी का उत्पादन कितना हो रहा है, दूध का उत्पादन कितना हो रहा है, सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है उनके बारे में देखा। फिर अपन ने देखा कि कृषि में तकनीकी में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो भाई साहब प्रिसिशन एग्रीकल्चर अपना रहे हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अपना रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर
फिर वर्तमान में स्थिति क्या है भाई साहब, हरित क्रांति के बाद में प्रोडक्शन तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। बढ़ने के बाद में कुछ चुनौतियां आने लगी। सही, चुनौतियों के बाद में अपन बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग होने लगा। इसके बाद में कृषि में अपन बात करें आधुनिकीकरण हो रहा है। इसके साथ में ही अपन बात करें कृषि के समक्ष क्या चुनौतियां और क्या भविष्य में क्या संभावना है। एक तो आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपनाना पड़ेगा। सही, या पहले चुनौतियों के बारे में देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन, जल की कमी, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, बाजार की अस्थिरता। इसके साथ में ही भविष्य की संभावना की बात करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपनाना है। इसके साथ में प्रौद्योगिकी का क्या करना है, एकीकरण करना है। मूल्य संवर्धन करना है, मार्केटिंग अच्छी करनी है। इसके बाद में किसानों का एम्पावरमेंट आ जाएगा या सशक्तिकरण आ जाएगा। इसके साथ में सरकारी नीतियां और उनमें क्या करना है, सुधार करना है। अब भाई साहब आता है भारत के अलग अलग स्टेट, भारत के अलग अलग राज्य। सही, अब उसमें आप जैसे किसी भी स्टेट से हो, जैसे राजस्थान से हो तो आपको राजस्थान का पूछ लिया जाएगा। आप यूपी से हो, यूपी का पूछ लिया जाएगा। आप ओडिशा से हो, ओडिशा का पूछ लिया जाता। महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र का पूछ लिया जाएगा। वहां की कृषि का क्या स्थिति है ये तो जानते हो मेरे हिसाब से। फिर भी नहीं जानते हो तो कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं, कुछ आपके अकॉर्डिंग आपकी कृषि की स्थिति आप अपने मन से भी लिख सकते हो, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि भारत एक विशाल और विविध देश है। इसकी कृषि परिदृश्य की बात करें तो यह अलग अलग राज्यों में क्या होती है, अलग अलग होती है। क्योंकि अपन बात करें कृषि जलवायु की परिस्थितियां अलग अलग है, वहां पर क्या क्या चुनौतियां आ रही है ये अलग अलग है। सही, तो इस प्रकार से अलग अलग स्थितियां। यूपी में बात करें तो अब इसमें किस प्रकार से कि यूपी में, राजस्थान में बात करें, अब राजस्थान में आपको क्या देखना है कि कौन सी फसल का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये चीजें आपको बतानी है। ये चीजें आपको बतानी है कि ये जो है कि भाई साहब यहाँ पर तो चावल का प्रोडक्शन तो बहुत हाई हो रहा है और चाय का निर्यात कर रहे हैं। ये सारी जो कंडीशन है ना कृषि की, यहाँ की कृषि मुख्यतः है किस पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। ये एरिया मानसून पर आधारित है, वो स्थिति आपको मेनली बतानी है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा है, यूपी है। इसके साथ में ही इसमें गन्ना, चावल, गेहूं और इसके साथ में ही आलू सहित विभिन्न फसलों का क्या करता है, उत्पादन करता है। मतलब ये कौन कौन सी क्रॉप्स का, ये गेहूं का, चावल का, गन्ना का और आलू का क्या करता है, इसके साथ में ही इन अनेक फसलों का क्या करता है, उत्पादन करता है। राज्य में कृषि एक बड़ी विविधता है और पारंपरिक खेती पद्धतियां और आधुनिक तकनीकी दोनों का मिश्रण है। मतलब अपन बात करें ना यूपी में पारंपरिक मतलब जो ट्रेडिशनल चली आ रही है और जो आधुनिक है, इन दोनों का ही क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसके बाद में वहां पर देखें तो ये जो चुनौतियां अपन पढ़ गए हैं ना, ये यूपी में भी है। इसके बाद में बात करें एमपी की बात करें तो एमपी में सोयाबीन और गेहूं क्या होता है साथियों, गेहूं और सोयाबीन की बात करें तो ये क्या होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है। इसके बाद में बात करें अपन आगे की ओर, चावल और दालों का एक प्रमुख उत्पादक है और राज्य में कृषि का विकास महत्वपूर्ण संभावना है। लेकिन सिंचाई का कवरेज, मतलब अपन बात करें ना कि चावल, दाल, पल्सेस, सोयाबीन, इनका प्रोडक्शन एमपी में क्या हो रहा है, अत्यधिक हो रहा है। इसके बाद में प्रमुख कृषि राज्य और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रमुख कृषि राज्यों के बारे में, और किसके बारे में पढ़ते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। पंजाब हरियाणा के बारे में देखें तो पंजाब हरियाणा में अन्न का भंडार, भाई साहब क्या है, ग्रेनरी ऑफ इंडिया, मतलब अन्न का भंडार कहाँ है, पंजाब हरियाणा में। प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा, उर्वरकों का प्रयोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। और चावल का बात करें, गेहूं का बात करें तो सर्वाधिक क्या होता है, उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूसर है। सही, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। उत्पादकता भी अपन चावल की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ की है, पंजाब की है। पर अपन बात करें कि फसल विविधीकरण है, भूजल का स्तर है और फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इनके दुष्परिणाम अपने को देखने को मिल सकते हैं पंजाब हरियाणा में। इसके बाद में आता है महाराष्ट्र। गन्ना की बात करें, कपास की बात करें, सोयाबीन की बात करें, फलों की बात करें, फलों में नींबू, अंगूर, इनका क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद में बात करें तमिलनाडु की, चावल हुआ, गन्ना हुआ, नारियल हुआ और मसाले हुए, इनका प्रोडक्शन तमिलनाडु में क्या होता है,
अत्यधिक होता है, केले का भी प्रोडक्शन अत्यधिक होता है। खाद्यान्न उत्पादन भी आप देख सकते हो, और बागवानी उत्पादन, और इसके साथ में ही दूध उत्पादन आप तमिलनाडु में देख सकते हो। फिर आता है आंध्र प्रदेश, आता है आंध्र प्रदेश में चावल, इसके साथ में कपास, मिर्च, तंबाकू, और क्या आ जाएगा, आलू आ जाएगा। और इसके साथ में ही अंडे उत्पादन की बात करें, मतलब पोल्ट्री की बात करें, तो सर्वाधिक इसमें है आंध्र प्रदेश में है। इसके आंकड़े भी आप देख सकते हो। इसके बाद में है पश्चिम बंगाल आता है, इसमें चावल का, जूट का, आलू का मुख्य क्या है, प्रोड्यूसर है। क्या है ये, अपने वेस्ट बंगाल है। और इसमें मत्स्य पालन क्या होता है, एक महत्वपूर्ण है, किसमें, अपने वेस्ट बंगाल में। इसका जो अपने प्रोडक्शन है वो मेनली आप देख सकते हो। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसका थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, और ज्यादा का क्या नहीं पढ़ना है, डीपली नहीं पढ़ना। आपको पता है कि कौन से स्टेट में कौन सी क्रॉप ज्यादा हो रही है, कौन सा फल ज्यादा हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना, उसके आधार पर ही आपको लिख के आना है। इसके बाद में आता है कर्नाटक। कर्नाटक में बात करें तो कॉफी आ जाएगा, रेशम आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा, मसाला आ जाएगा। इनका क्या है, एक प्रमुख क्या है, उत्पादक है। और इसके साथ में जैविक खेती के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, ये अपना राज्य है। कौन सा, हाल ही में अपन बात करें ना तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है, कर्नाटक में। इसके बाद में बात करें आगे की ओर, आगे आता है केरल। केरल में रबड़ हुआ, इसके साथ में नारियल, मसाले, चाय, इनका क्या है, एक मुख्य उत्पादक है। और इसके साथ में ही अपन बात करें कि कृषि पर्यटन बढ़ रहा है, किसमें, केरल में बढ़ रहा है। केरल में कृषि पर्यटन भी बढ़ रहा है। गुजरात की बात करें, कपास, मूंगफली क्या आ जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा। इनके उत्पादन में क्या है, गुजरात बेस्ट है। इसके साथ में ही बात करें डेयरी के क्षेत्र में और हॉर्टिकल्चर या बागवानी के क्षेत्र में भी क्या है, बेस्ट है। इसके बाद में अपन बात करें आगे की ओर, आगे राजस्थान की बात करें तो बाजरा हुआ, दालें हुई, सरसों हुई, इनके प्रोडक्शन में क्या है, राजस्थान बेस्ट है और वर्षा पर आधारित है। यहाँ की जो कंडीशन है ना वो क्या है, रेनफेड है, कृषि पर, सॉरी, वर्षा पर क्या है, आधारित है। और इसमें ओडिशा में बात करें, चावल हुआ, तिलहन हुआ, दालें हुई, इनका क्या है, मुख्य प्रोड्यूसर है। इसके साथ में बिहार की बात करें, चावल, गेहूं, मक्का, दालों का क्या है, एक मुख्य प्रोड्यूसर है। और मिट्टी का कटाव, बाढ़, सूखा, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। इसके बाद में छत्तीसगढ़ में आप धान, सोयाबीन, मक्का, दालें, और ये आप देख सकते हो। और जीडीपी में लगभग 15% क्या है, योगदान है। इसके साथ में आपको एक और चीज मैं बता देता हूं साथियों, ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, अपना जो एप्लीकेशन है ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसके फ्री मटेरियल में भी आपको डेमो के रूप में अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। कि सर ऐप डाउनलोड कैसे करें, ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है। कहां पर, प्ले स्टोर पर जाना है। और प्ले स्टोर पर जाकर आपको क्या सर्च करना है, ब्राइट एग्रो क्लासेस है। वहां पर डाउनलोड करके यूज अनदर मेथड से नंबर लगाकर आपका नाम लिखकर एंटर करना है। और वहां पर 3 लाइन लिखा हुआ होगा, वहां पर आपको फ्री मटेरियल में अवेलेबल हो जाएगी। या फिर इन नंबरों पर मैसेज कर देना, आपको ऐप की लिंक भेज दी जाएगी। ऐप को डाउनलोड करना है, वहां से इस सब्जेक्ट की आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। अगर ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस और कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो ऐप से आज ही आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसकी मैं आगे आपको इंफॉर्मेशन बता दूंगा। इसके बाद में है नरवा, गरवा, गुरुआ और बाड़ी योजना। ये क्या है, योजनाएं हैं जो कि जैविक खेती को क्या देती है, मिट्टी स्वास्थ्य को, और इनको क्या करती है, बढ़ावा देती है। सही, ये योजनाएं हैं। इसके बाद में आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये कहाँ की योजनाएं हैं, ये मुख्यतः है छत्तीसगढ़ की है। इसके बाद में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये भी कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। इसके बाद में आता है अपने उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में कौन कौन सी, चावल, गेहूं, दालें, फल, सब्जियां, ये मुख्यतः क्या करते हैं, प्रोड्यूसर करते हैं। इसके बाद में आती है चुनौतियां, क्या क्या है, पहाड़ी इलाका है, कृषि योग्य भूमि की क्या है, कमी है, हिली एरियाज पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो। सही, इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर। सही, आगे वही चुनौतियां हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं, किसमें, छत्तीसगढ़ में। फिर गोवा के बारे में दे रखा है। इसके बाद में अपन चले आगे की ओर, तो आगे है भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है,
कौन से हैं? पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, स्टेटस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सभी को पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। मतलब जिसमें आते हैं अपने असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर आता है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये जो आते हैं। यहाँ की अपन बात करें तो यहाँ पर एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है भाई साहब? यहाँ पर कोई खेती किए, अभी किए तो यहाँ पर 2 साल तक 3 साल तक खेती किए, फिर दूसरे वनों को काट कर की जाती है ये, फिर यहाँ पर करेंगे, यहाँ के वनों को काटने के बाद में यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोबारा से वन ग्रो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वनों को जलाकर जो खेती की जाती है ना, उसको जानते हैं अपन शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। ये छोटी क्लासों में भी आप पढ़ चुके होंगे। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस मुख्यतः हैं इन ईस्टर्न स्टेट्स में मुख्यतः अपनाई जाती है। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं इन राज्यों में क्या होती है? ज्यादातर देखने को मिलती है। प्रमुख फसलें और उत्पादन की बात करें इस एरियाज में तो चावल होता है, मक्का होता है, तिलहन होता है, बागवानी फसलें होती है, चाय होता है, तो ये मुख्यतः होते हैं। इसके साथ में ही कृषि क्षेत्र में मुख्यतः चुनौतियों की बात करें, कौन से में ईस्टर्न स्टेट्स में बात करें, जैसे मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, इनमें बात करें तो इनमें पहला आता है कि बाजार तक पहुंच, मतलब मार्केट तक पहुंच नहीं बन पाती है। सही, कई किसानों को विशेष रूप से दूर दराज इलाकों में, मतलब जो मार्केट है ना पास में नहीं होता है। सही, अपने वाले स्टेट्स में अपन बात करें राजस्थान वगैरह, हरियाणा, पंजाब, इनमें तो पास में होता है, पर वहां पर पास में मार्केट नहीं होता है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि के लिए सरकारों के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है वो यहाँ पर दी गई है। सही, और इसी के साथ में अपना टॉपिक नंबर फर्स्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से आपको 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट क्लासेस चाहिए तो साथियों अपना चेतक 1.0 बैच है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो और अभी लिमिटेड ऑफर भी आप सभी के लिए चल रहा है। एक और चीज बता देता हूं कि आपके लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस की तरफ से एक इनाम भी रखी गई है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में सर्वाधिक एसजीपीए बनाते हो तो आप सभी को मिलेंगे 2100 रुपए, प्लस इसके साथ में ही सेकंड सेमेस्टर का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ये आपके ब्राइट एग्रो क्लासेस की तरफ से है। ये आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए, मोर इन्फॉर्मेशन आप इन पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और इसके साथ में ही अपन बात करें तो आपका जो चेतक बैच है जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऑल क्लासेस, ऑल नोट्स, रिवीजन क्लासेस, मैराथन क्लासेस, सब कुछ मिलने वाला है। और ज्यादा इसकी कॉस्ट भी नहीं है, अभी ऑफर चल रहा है, 900 रुपए में कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो आज ही ज्वाइन कीजिए अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस का प्लेटफॉर्म और ये पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये लोगो देखने को मिलेगा आपको कहां पर? प्ले स्टोर पर। तो साथियों आज ही डाउनलोड कीजिए अपना एप्लीकेशन ब्राइट एग्रो क्लासेस। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।